आज हम भारत के लेनिन कहे जाने वाले वंचित, शोषित, पीड़ित के महान योद्धा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्म जयंती पर आप सभी SC ST OBC बहुजन समाज मूल निवासी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आज उनके जन्मदिन पर उनके जीवन संघर्ष के बारे में आइए जानते हैं। हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे चैनल को लगातार देखते हैं, वो सब जानते हैं हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो इतिहास पर आधारित है। बहुजन मूल निवासी की इतिहास जो मनुवादियों ने वर्षों से छुपा रखा था, हम उसे बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी को सही इतिहास को सामने रखकर उन्हें जागरूक करने की एक छोटी सी प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं इतिहास जो है उसे जब तक लास्ट तक पढ़ा ना जाने तक पूरी इतिहास समझ में नहीं आता। उसी प्रकार हमने जो भी वीडियो बनाते हैं उसे लास्ट तक नहीं देखने से समझ में नहीं आता। तो आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। रूस के महान मजदूरों के नेता लेनिन जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भारत के शोषित वर्ग के खातिर अपनी जान निछावर कर दी, जिनके विचारों का आज भी लोहा माना जाता है। भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद थे। हमारी लड़ाई दीर्घकालिक लड़ाई है। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। उत्तर भारत में शोषितों की क्रांति के जनक, अर्जक संस्कृति और साहित्य के परोपकार, शोषित समाज, दल तथा सर्वहारा के महान नायक भारत या लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद एक ऐसी नींव डाल गए जिस पर रूस के बोल्शेविकों की भांति इस देश की गैर सवर्ण जनता लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर है। महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मानवतावादी महामना रामस्वरूप वर्मा के विचारों को कार्य रूप देने वाले बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे एवं माता राजकली अनपढ़ थी। अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मेडिकल की परीक्षा पास की। उनकी इच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण करने की थी। वो हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण बाबू जगदेव प्रसाद की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही है। वो बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जगदेव प्रसाद जब किशोर अवस्था में अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते तो उच्च वर्ग के छात्र उनका मजाक उड़ाते थे। उनके साथ स्कूल में बदसलूकी भी हुई। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उनकी पिटाई कर दी और उनके आंखों में धूल डाल दी। इसके लिए उनके पिता को जुर्माना भरना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। एक दिन बिना किसी गलती के एक शिक्षक ने जगदेव बाबू को चांटा जड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही शिक्षक कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते खर्राटे भरने लगे। जगदेव जी ने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारा। शिक्षक ने प्रधान शिक्षक से शिकायत की। जगदेव बाबू ने निडर भाव से कहा, गलती के लिए सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक। किशोर जगदेव प्रसाद ने पंचकठिया प्रथा का अंत करवाया। उस इलाके में किसानों की जमीन की फसल का 5 कट्ठा जमींदारों के हाथियों को चरा देने की एक प्रथा सी बन गई थी। गरीब और शोषित वर्ग का किसान जमींदार की इस जबरदस्ती का विरोध नहीं कर पा रहे थे। जगदेव बाबू ने इसका विरोध करने का ठान लिया। जगदेव बाबू ने अपने महलोजी साथियों से मिलकर रणनीति बनाई। जब महावत हाथी को लेकर फसल चराने आया तो पहले उसे मना किया।
जब महावत नहीं माना तब जगदेव बाबू ने अपने साथियों के साथ महावत की पिटाई कर दी और आगे से न आने की चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद पंचकठिया प्रथा बंद हो गई। जब वो पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव बाबू की माँ धार्मिक स्वभाव की थी। अपने पति के सेहत के लिए उन्होंने देवी देवताओं की खूब पूजा अर्चना की एवं मन्नतें भी मांगी। इन सब के बावजूद उनके पिता का देहांत हो गया। यहीं से जगदेव बाबू के मन में हिंदू धर्म के प्रति विद्रोही भावना पैदा हो गई। उन्होंने घर के सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को, तस्वीरों को उठाकर पिता के अर्थी पर डाल दिया। इस ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था वो अंत समय तक रहा। उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रतिकार मानवतावाद के सिद्धांतों के जरिए दिया। बाबू जगदेव ने तमाम घरेलू झंझट के बीच उच्च शिक्षा हासिल की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक एवं परस्नातक पास हुए। वहीं उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव वर्मा ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारों को पढ़ने, जानने, सुनने के लिए प्रेरित किया। अब जगदेव बाबू ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए। अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री लेने के बाद उनका रुझान पत्रकारिता की ओर हुआ। वो पत्रकारिता में लेखन का कार्य करने लगे। सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाने वाले लेखों के कारण उन्हें काफ़ी समस्या हुई। इसी बीच वो समाजवादी नेता उपेंद्र नाथ के संपर्क में आए और वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए एवं पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा एवं उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। 1955 में इन्हें हैदराबाद भेज दिया गया। वहां जाकर उन्होंने पार्टी के मुखपत्र के अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। उनके क्रांतिकारी तथा ओजस्वी विचारों से पत्र पत्रिकाओं का सर्कुलेशन लाखों की संख्या में पहुंच गया। उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वो संपादक पद से त्याग पत्र देकर पटना वापस लौट आए। पटना आकर जगदेव प्रसाद समाजवादियों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा को देशीकरण करके इसको घर घर तक पहुंचाया। जेपी मुख्य धारा के राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। जेपी नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने। वो हमेशा अगड़ी जातियों के समाजवादियों के हित साधक रहे। भूदान आंदोलन में जमींदारों का हृदय परिवर्तन कराकर जो जमीन प्राप्त की गई वो पूर्णतः असर और बंजर थी। उसे गरीबों गुरुओं में बांट दिया गया एवं लोगों ने खून पसीने एक करके उसे खेती लायक बनाया। लोगों में खुशी का संचार हुआ, लेकिन भू सामंतों ने जमीन हड़प नीति शुरू की और दलितों, पिछड़ों की खूब मार काट की गई। अर्थात भूदान आंदोलन से गरीबों का कोई भला नहीं हुआ, उनका श्रम शोषण जमकर हुआ और समाज में समरसत्ता की जगह अलगाववाद का दौर शुरू हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे की खोलकर आलोचना की और उनको हवाई महात्मा कहा। 1957 में उन्हें सोशलिस्ट पार्टी से विक्रमगंज लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, मगर वो चुनाव हार गए। 1962 में बिहार विधानसभा का चुनाव पुरथा से लड़े, पर विजयश्री नहीं मिल सकी। जगदेव बाबू ने 1967 के विधानसभा चुनाव में संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ था। उसके उम्मीदवार के रूप में
कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संवित सरकार बनी। फिर महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदेव बाबू एवं कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन यहाँ भी मुख्यमंत्री के चयन में भारी तमाशा हुआ। यहाँ गैर कांग्रेसी संयुक्त विधायक दल संविद में संसोपा सबसे बड़ी पार्टी की, जिसके 78 विधायक थे। दूसरी सोशलिस्ट पार्टी प्रसोपा के 17 सदस्य थे। इसके अलावा छोटा नागपुर इलाके के एक बड़े जमींदार राजा रामगढ़ कहे जाने वाले कामाख्य नारायण सिंह की जेवी पार्टी क्रांतिकारी दल के भी 27 विधायक थे। जन क्रांति दल विधायक दल के नेता कामाख्य नारायण सिंह और उपनेता महामाया प्रसाद सिन्हा थे। संसोपा विधायक दल के नेता कर्पूरी ठाकुर थे। कायदे से कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाए। कहा जाता है कि इस बात पर कुछ सवर्ण नेता अंदर खाने में सहमत हो गए। किसी भी कीमत पर कर्पूरी ठाकुर को सीएम नहीं बनने देना है और तर्क दिया गया मुख्यमंत्री को हराने वाला मुख्यमंत्री बनेगा। पटना शहरी क्षेत्र से मुख्यमंत्री केवी सहायक को क्रांतिकारी दल उम्मीदवार के रूप में महामाया प्रसाद ने हराया था, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि केवी सहायक 2 चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। दूसरी जगह हजारीबाग था, जहां से उन्हें क्रांतिकारी दल के ही एक पिछड़ी जाति से आने वाले रघुनंदन प्रसाद ने हराया था, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं हुई। उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया। मतलब ये था कि संवित सरकार की बुनियादी ही गलत थी। पाखंड का हाल ये था कि सबसे बड़े विधायक दल का नेता उप मुख्यमंत्री बने और एक बहुत छोटे दल का उपनेता मुख्यमंत्री बने। सरकार ने 33 सूत्री कार्यक्रम बनाए। इसमें भूमि सुधार के भी बिंदु थे और उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देना था। इन दोनों कार्यक्रम का संवित सरकार में शामिल जनसंघियों ने विरोध किया। भूमि सुधार पर कम्युनिस्टों का जोर था। संसोपा प्रसोपा के लोगों को भी जोर देना चाहिए था, लेकिन वो तटस्थ रहे। जब वो प्रोग्राम शिथिल हुए तब केवल राजपाट ही मुख्य ध्येय रह गया। 10 महीने बाद ही दोनों लोगों के बीच विवाद हो गया और फरवरी 1968 में संवित सरकार गिर गई। संसोपा का एक धड़ा अलग होकर शोषित दल बन गया। इसमें एकाध उपवाद छोड़कर सभी पिछड़ी जातियों के विधायक थे। ये उस पाखंड की प्रतिक्रिया थी जो मुख्यमंत्री बनाने में हुई थी, लेकिन पाखंड का विस्थापन पाखंड से ही होता है। कांग्रेस ने शोषित दल को सरकार बनाने में समर्थन दिया। तब कांग्रेस के 128 विधायक थे। पहली बार बिहार में विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल एक जमींदार लेकिन पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्रित्व में सरकार बनी। गैरतलब यह है कि महामाया प्रसाद सिन्हा और बीपी मंडल दोनों कांग्रेसी पृष्ठभूमि थे। बाद में मंडल फिर कांग्रेस में चले गए और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने, लेकिन पार्टी की नीतियां एवं विचारधारा के मामले पर लोहिया से अनबन हुई, क्योंकि लोहिया ने नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े 100 में से पावे 60। इससे पिछड़े वर्ग के लोग लोहिया की ओर आकर्षित हुए, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उन्होंने सवर्ण महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग के कोटे से टिकट दे दिया। इस पर बाबू जगदेव ने विरोध किया और कोई समाधान न होने पर कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर संसोपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। इसकी स्थापना के समय उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं वो लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं। इसलिए इससे आने जाने वाले की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे एवं तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंत में जीत हमारी ही होगी।
जगदेव बाबू जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा था बहुजन समाज की उन बहन बेटियों को जो चिलचिलाती धूप और वर्षा में भी पेट की खातिर जमींदारों सामंतों के खेतों में काम करती थी। उन्हें पेट भरने के लिए अनाज सामंत भूमिहार नहीं देते थे, जो जगदेव बाबू को बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने उचित मजदूरी के लिए आंदोलन छेड़ दिया और नारा दिया, उसकी सावन भादों में गोरी गोरी चूड़ियाँ भादों में। अर्थात इस बार सावन भादों के महीनों में महिलाओं में रहने वाली गोरी गोरी कलाइयों में चूड़ियाँ खनकाने वाली उच्च वर्गों की बहन बेटियाँ खेतों में धान पौधे लगाएगी, उनके हाथ कीचड़ में होंगे। बहुजन समाज की महिलाओं ने काम बंद कर दिया। बिहार में उच्च वर्णों में खलबली मच गई। इस बहुजन जनता उनकी जय जयकार करने लगी। उन्होंने बहुजनों को संबोधित करते हुए कहा, शोषित पीड़ित की इज्जत और रोटी की लड़ाई में शरीक होने वाले इस जंग में मैदान में आए और मेरे प्यारे बहादुर वफादार साथियों, आप मेरी जय जयकार कर रहे हैं, पर जय अभी हुई कहाँ। शासन प्रशासन में राजपाट में हर जगह वर्चस्व व अधिकार जमाए हुए हैं। सामंत और ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपके द्वारा मनाई गई जय जयकार की इस आवाज़ पर हंस रही है। शोषित पीड़ितों की ललकार के अनुसार क्या हमने धरती और राजपाट में 90% हक प्राप्त कर लिया है? क्या जनता में प्राप्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा हमने कर दिया है, जिसका हमने बीड़ा उठाया था? नहीं तो फिर इस जय जयकार सुनने के अधिकारी हम कैसे? जगदेव बाबू का सामाजिक जीवन स्वार्थ पर नहीं, यथार्थ पर आधारित था। वो जय जयकार के प्रबल विरोधी थे। मार्च 1970 में जब जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2 अप्रैल 1970 को बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी संसोपा प्रसोपा जो कम्युनिस्ट तथा समाजवादी पार्टी की है, उनके नेताओं के भाषण भी सुने हैं। जो भाषण इन दलों ने नेताओं ने दिए हैं, उनसे साफ हो जाता है कि अब ये पार्टियां किसी काम की नहीं रहेगी। इनमें कोई ऐतिहासिक परिवर्तन एवं सामाजिक क्रांति की उम्मीद करना बेवकूफ़ होगी। इन पार्टियों में साहस नहीं है। सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी जो असली कारण है, उनको साफ शब्दों में मजबूत से कहें। कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये सब द्विजवादी पूंजीवादी व्यवस्था और संस्कृति के पोषक हैं। मेरे ख्याल से ये सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियां द्विज नियंत्रण होने के कारण राज्यपाल की तरह दिशाहीन हो चुकी है। मुझको कम्युनिज्म और समाजवाद की पार्टियों से भारी निराश हुई है। इनका नेतृत्व दिनकट्टू नेतृत्व हो गया है। उन्होंने आगे कहा, सामाजिक न्याय, स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% जगह शोषित के लिए आरक्षित कर दिया जाए। शासक जातियों ने जब देखा कि उच्च शिक्षा प्राप्त जगदेव प्रसाद ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ जंगे मैदान में कूद पड़ा है और मूल निवासी बहुजन समाज कहीं उसका हमराही बनकर ब्राह्मणी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने में मददगार न बन जाए, इससे पहले ही शासक जातियों ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लेकिन जगदेव बाबू ने कहा, मेरे बाप दादों से ऊंची जाति वाले ने हलवाई करवाई है, मैं उनकी राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है और ना शोषितों को स्वीकार करने के लिए कहूँगा। मैं तमाम काले कलूटे लोगों के निश्चित नीति के तहत संगठित करूँगा और दिल्ली के गद्दी पर ऐसे ही लोगों को बिठाऊँगा। जिस प्रकार कुत्ता कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता, उसी प्रकार देश के सामंत उच्च जाति एवं पूंजीपति वर्ग शोषितों, वंचितों और अछूतों का हक हिस्सा नहीं दे सकते। इसलिए उनके नेतृत्व की जगह दबे कुचले शोषितों का नेतृत्व विकसित करना है। तभी जमीन और दौलत का उचित बंटवारा और नौकरशाही का खात्मा
संभव है। भारत में जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक आर्थिक क्रांति हो ही नहीं सकती। इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते वो अव्वल दर्जे के फरेबी और मक्कार हैं। बाबू जगदेव प्रसाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस भाषण से बहुत अधिक प्रभावित थे जिसमें उन्होंने 24/9/1944 को मद्रास के पार्क टाउन मैदान में बहुजन को संबोधित करते हुए कहा था, आप लोगों को ये एहसास करना चाहिए हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य और आकांक्षा क्या है। एक शासक जमात बनने की है। आप सबको अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी। अब सब लोगों को अपने घरों की दीवारों पर ये लिखना चाहिए ताकि हर रोज आपको स्मरण होता रहे कि हमारे दिल में क्या आकांक्षा है। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसे हमने अपने हृदय में मुश्किल से पाल पाया है। हमें देखना होगा कि हम एक शासक कर्ता जमात के रूप में मान्य हो सके। अगर आप ये एहसास करेंगे तो आप लोगों को मानना होगा कि ये मकसद को अमल में लाने के लिए हमें अनेक भारी प्रयासों की ज़रूरत होगी। बिहार में राजनीति को जनवादी बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस की। वो मानवतावादी रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित अर्जक संघ स्थापना 1 जून 1968 में शामिल हुए। जगदेव बाबू ने कहा था कि अर्जक संघ के सिद्धांतों के द्वारा ही ब्राह्मणवाद को खत्म किया जा सकता है और सांस्कृतिक परिवर्तन कर मानवतावाद स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने आचार विचार व्यवहार और संस्कार को अर्जक विधि से मनाने पर बल दिया। उस समय ये नारा गली गली में बहुत गूंजता था। मानवतावाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया। एक दार्शनिक एवं एक क्रांतिकारी के संगठन से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जगदेव बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह तूफानी दौरा आरंभ किया। वो नए नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे। सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे। जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू के इस नारे से बहुजन समाज दोस्त दुश्मन की पहचान करने लगा। फलतः जगदेव बाबू को जान से मारने की धमकी आने लगी, लेकिन जगदेव बाबू विचलित नहीं हुए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, उन मूर्खों को सोचना चाहिए, शेर शेर ही कहलाता है, चाहे वो पिंजरे में हो या फिर बाहर रहे, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत हो जाए। वीर कभी खाट पर नहीं मरते, उनकी मौत गोली और तलवार से होती है। मौत सुरमाओं की दुल्हन है जिसे गले लगाने को वो बेताब रहते थे। जगदेव बाबू ने अपने भाषणों से शोषित समाज में नवचेतना का संचार किया। उन्होंने राजनीतिक विचारक T.H. ग्रीन के इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया कि चेतना से स्वतंत्रता का उदय होता है। स्वतंत्रता मिलने पर अधिकार की मांग उठती है और राज्य को मजबूत किया जाता है। वो उचित अधिकारों को प्रदान करें। जगदेव बाबू वर्तमान शिक्षा प्रणाली को विषमतामूलक ब्राह्मणवादी विचारों का पोषक तथा अनुत्पादक मानते थे। वो समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर थे। एक समान तथा अनिवार्य शिक्षा के पैरोकार थे तथा शिक्षा को केंद्रीय सूची का विषय बनाने के पक्षधर थे। वो कहते थे, चपरासी हो या राष्ट्रपति के संतान, सभी को शिक्षा हो एक समान। प्रेम कुमार मणि ने स्पष्ट किया है, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन और
इसी के समानांतर पिछड़े किसानों का त्रिवेणी संघ आंदोलन, वर्ग और जातियों में विभाजित जनता का स्वतंत्र आंदोलन और उसके बाद भूदान, समाजवादी, साम्यवादी आंदोलन भयानक अंतर विरोधियों से भरा पड़ा था। जगदेव प्रसाद ने जिस शोषित समाज दल की स्थापना की, उसकी विचारधारा और आवेग को आज कई राजनीतिक दलों ने आत्मसात किया है। आज राजनीतिक में पिछड़ावाद की धूम मची है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर इसके तमाम नेता खाली हैं। लगभग सभी किसी ने किसी काली, नीली, पीली, नौरंगी, शीतला, पत्थर, टीला, बंदर, भालू आदि की मूर्तियों के सामने माथा पटक कर अपनी मनौती पूरी कर रहे हैं। उनके नारों से लोगों में एक नया ही जोश उत्पन्न होता था। एक जन नेता होने के वजह से बाबू जगदेव की जनसभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। बिहार की जनता अब उन्हें बिहार के लेनिन के नाम से बुलाने लगी। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नई दिशा दशा का सूत्रपात हुआ। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व प्रभु वर्ग के अंग्रेजीदा लोगों के हाथ में था। जगदेव बाबू ने छात्र आंदोलन के इस स्वरूप को स्वीकृति नहीं दी। इससे 2 कदम आगे बढ़कर वो इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए मई 1974 को 6 सूत्री मांगों, उनके अंतिम 6 सूत्री मांगों में 2 मांगे ये भी थी कि बिहार के सभी पुस्तकालयों में और सभी दलित छात्रावासों में डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए। सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए। उसको लेकर पूरे बिहार में जनसभाएं की एवं सरकार पर भी दबाव डाला। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन, ब्राह्मणवादी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसमें 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। खुले मंच से शोषकों को ललकारने वाले ये महान शख्सियत सामंती ताकतों को आंखों की किरकिरी बन चुके थे। इनके संघर्षों की पृष्ठभूमि इनके खिलाफ सवर्ण सामंतों का षड्यंत्र होने लगा। उन्हें लग रहा था कि यदि जगदेव प्रसाद की हत्या नहीं की गई तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इस षड्यंत्र के तहत 5 सितंबर को कुर्था सत्याग्रह के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई, अंजाम दिया गया। एक जाति विशेष के अफसरों की वहां तैनाती की गई और सत्याग्रह में उपद्रव मचाने के लिए सवर्णों के कुछ गुंडे भेजे गए। 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। सवर्ण के भेजे गुंडों ने सत्याग्रह के दौरान पुलिस पर रोड़ेबाजी किए। इसी का बहाना बनाकर कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिरोध किया और विरोधियों के पुनर्जीवित जाल में फंस गए। वो सत्याग्रहियों को शांत करने के लिए बरामद से बाहर आए। पुलिस प्रशासन के मौके पर मौजूद अधिकारी ने उन्हें गोली मारने का आदेश दिया। समय अपराह्न 3:30 बजे 27 राउंड गोली फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली 12 वर्षीय छात्र लक्ष्मण चौधरी को लगी। फिर दूसरी गोली बिहार लेनिन के गर्दन को बेधती हुई निकल गई। सत्याग्रहियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और इधर गोली लगने से घायल पड़े जगदेव प्रसाद को तुरंत उनके साथियों ने उन्हें उठाकर जीप पर रखकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन क्रूर पुलिस घायल अवस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। वहां उन्हें पानी मांगा तो थाने के सामने रहने वाली छोटन रजक की मां पानी लेकर जगदेव बाबू को पिलाने ले गई, परंतु वहां पर खड़े राइफलधारियों ने उस दलित स्त्री से पानी छीनकर फेंक दिया। पानी देने के बदले पुलिस उनकी छाती पर चढ़कर उनकी छाती को बंदूकों की बंटों से बराबर पीटते रहे और पानी मांगने पर उनके मुंह पर पेशाब किया गया। आज तक शायद ही किसी राजनेता के साथ आज़ाद भारत में इतना
अमानवीय कृत्य किया गया होगा। अंततः वो जय घोषित जय भारत कहकर अपनी सांस थाने में ही सांस बंद कर ली। पूरे गया जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और पुलिस प्रशासन ने उनके मृत शरीर को गायब करने की साजिश की और अलवर औरंगाबाद होते हुए डाल्टनगंज के जंगलों में इनकी लाश फेंकने के लिए चली गई। 7:30 बजे संध्या को रेडियो से प्रसारण होने वाले समाचार पत्रों में इस खबर को छिपा लिया गया, परंतु बीपी सिंह लंदन ने 7:45 बजे संध्या के समाचार में घोषणा किया कि बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद की हत्या शांतिपूर्ण सत्याग्रह के दौरान कुर्था में पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीपी मंडल, राम लखन सिंह यादव, भोला प्रताप सिंह और दरोगा प्रसाद राय ने बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से मिलकर दबाव डाला, जगदेव बाबू की लाश पटना में शीघ्र पहुंचाई जाए, अन्यथा बिहार जला दिया जाएगा। इस दबाव ने काम किया और जगदेव बाबू के शव को 6 दिसंबर को पटना लाया गया। उनकी अंतिम शव यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचे और श्रद्धांजलि दिए। उसी दिन शाम को पटना के गांधी मैदान में विशाल शोक सभा शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, पूर्व वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण अर्जुन सिंह भदौरिया, सरला भदौरिया, कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा आदि ने संबोधित किया। जगदेव बाबू से सवर्ण समाज की घृणा अगले दिन जाहिर हुई, जब ब्राह्मणवादी अखबार आर्यव्रत ने समाचार छापा कि स्वयंभू बिहार लेनिन मारे गए। ऊंची जातियों के कई गांव में उनके हत्या पर खुशी मनाई गई, घी के दिए जलाए गए एवं मिठाइयां बांटी गई। आज़ाद भारत में इस तरीके से भारत के लेनिन वो भारत के महान शोषितों के नेता जगदेव प्रसाद की हस्ती को मिटा दिया गया। देश में आज इनको भारत का लेनिन इसी वजह से कहा जाता है, जिन्होंने आज़ाद भारत में शोषितों के हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शोषितों के आवाज़ के रूप में उभरे इस महामानव को श्रद्धांजलि देने के लिए इनके जन्मदिन पर हर साल कुर्था में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पाखंड और आडंबरों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाता है। जगदेव प्रसाद के संघर्षों के आलोक में अगर वर्तमान भारतीय समाज की कोड बन चुकी समस्याओं का अवलोकन करें तो पाते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से किसान एवं आदिवासी सर्वाधिक शोषित हैं। ऐसे मामलों में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक और शिक्षा का व्यवसाय सभी सवालों के घेरे में आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि हम शिक्षक हैं, हमारा काम पाठ पढ़ाना है, जरूरत पड़ने पर राजा को भी पढ़ाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत की एकता, प्रगति और अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। वर्तमान शिक्षा माफिया, सत्ता माफिया, मीडिया माफिया एवं धर्म माफिया का सारा समीकरण भारत के परंपरागत वर्ण माफिया के द्वारा संचालित किया जाता है। जगदेव प्रसाद के पास इसका अचूक इलाज था। चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। भारत में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी संतोषजनक नहीं हो पाई है। मध्य वर्गीय, कसाई एवं महानगरीय समाज में स्त्रियों को एक हद तक आर्थिक आज़ादी तो हासिल हुई है, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं है। इनके वर्षों से आदिवासी, किसान एवं दलित, जो आमतौर पर ग्रामीण और वन क्षेत्रों से संबंधित है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बेहतर है। उत्तर भारत की इस मानसिकता को जगदेव प्रसाद ने काफ़ी पहले ही समझ लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि जिन घरों की बहू बेटियाँ, स्त्रियाँ खेत खलिहानों में काम नहीं करती, वो ना तो कम्युनिस्ट हो सकते हैं और ना ही समाजवादी हो सकते हैं। स्वतंत्र भारत में ऐसे राजनेता बहुत कम हुए हैं जिनकी समझ जगदेव प्रसाद की तरह स्पष्टवादी हो। जगदेव बाबू का मानना था कि भारत का समाज साफ तौर पर 2 तबकों में बटा हुआ है, शासक एवं शोषित। शोषक है पूंजीपति, सामंती, दबंग और ऊंची जाति के लोग हैं।
और शोषित में किसान, असंगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के मजदूर, दलित और मुसलमान आदि शामिल हैं। 31 अक्टूबर 1969 को जामशेदपुर में उन्होंने सरदार पटेल के बारे में कहा था। सरदार पटेल शोषित समाज के बिल्कुल साधारण परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए विशाल शोषित समाज को उन पर गर्व है। 19 जनवरी 1970 को लिखे एक निबंध में उन्होंने कहा कि जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक मुखौटा और अभी की भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भारत की सबसे बड़ी समस्या मुसलमान है और जनसंघ इसी को इस देश का गर्व संघर्ष मानता है। इस सत्ता में बने रहने की कोशिशों का एक हिस्सा भर है। जगदेव प्रसाद ने सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुए कहा था, 10% शोषकों के जुल्म से छुटकारा दिलाकर 90% शोषितों को नौकरशाही और जमीनी दौलत पर अधिकार दिलाना ही सामाजिक न्याय है। भारत में नस्लीय श्रेष्ठता का प्रदर्शन हमेशा ही अपने परिमाणों में नुकसानदायक होता है। कितनी अजीबोगरीब विडंबना है, किसी परिवार विशेष में पैदा हो जाने पर मात्र से ही यहाँ इंसान की पहचान निश्चित कर दी जाती है। विश्वविद्यालय जहाँ से इससे छुटकारा पाने की तकलीफ और शोध करने की उम्मीद की जाती है, भयंकर नस्लवाद के विभत्स अखाड़े में बने हुए हैं। इस बीमारी से निपटने की सटीक दवा हमें अभी तक के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक महामानव तथागत गौतम बुद्ध के पास मिल सकती है। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा एक बेहतर नागरिक का निर्माण कर रही है अथवा परंपरागत पिछड़ेपन को ही शोषित बिलबिलाती कर रही है। इस मामले में जगदेव प्रसाद ने देश की आम जनता से आह्वान किया कि पढ़ो लिखो, भैंस पालो, अखाड़ा खोदो और राजनीति करो। अमेरिकी अर्थशास्त्री एफ टॉमसन के साथ 31 जुलाई 1970 को दिए साक्षात्कार में जगदेव बाबू ने कहा था कि समन्वय से शोषक को फायदा है और संघर्ष से शोषितों को। जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी में फर्क यह है कि जनसंघ के नेता कम अमीर होते हुए भी अमीरों की हिमायत करते हैं और कम्युनिस्ट नेता अमीर होते हुए भी गरीबों का पक्ष लेते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ये रूप बड़ा ही मायावी और गरीबों के लिए खतरनाक है। हिंदुत्व के गाय, ब्राह्मण और अपराधी राष्ट्रवाद के विकल्प में नारे और विचार गढ़ने में माहिर होते हैं। जगदेव प्रसाद ने किसान और आदिवासी समाज के प्रतीक भैंस को अपना केंद्र बनाया और कहा कि सदा भैंसिया दाहिने हाथ में लो जी लट, 5 देव रक्षा करें दूध दही मठ। बिहार के लेनिन कहे जाने पर परंपरागत और विफल सत्ताधारियों द्वारा उपहास किए जाने पर मशहूर भाषा वैज्ञानिक और इतिहास के अध्येता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा कि यदि मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाने पर देशवासियों को गर्व है तो बिहार की शोषित 90% जनता को अपने बिहार लेनिन पर गर्व क्यों नहीं होगा। इसी उपाधि का प्रयोग BBC लंदन ने जगदेव बाबू की नूरसिंह हत्या होने के बाद अपने प्रसारण में किया था। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत की जनता द्वारा दी गई उपाधि महात्मा थी, ये महात्मा की उपाधि किसी रविंद्रनाथ टैगोर की गांधी को कटोरे में दी गई भीख नहीं है, जो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु की उपाधि धारण करते हैं। जगदेव बाबू भारतीय चिंतकों की उस कतार से संबंधित थे जो सांस्कृतिक बदलाव के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे। संस्कृति और सत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और अफ्रीका में एक समानता यह है कि इन स्थानों पर मूल निवासियों को शोषण और भयंकर अलगाव का सामना करना पड़ता है। इसका हल समता, ममता, अपनत्व एवं इंसाफ पसंदगी के साथ ही अपने से अलग एवं कई बार विपरीत विचार रखने वाले को भी इंसान होने का सम्मान देकर ही हासिल हो सकता है। जगदेव बाबू एक जन्मजात क्रांतिकारी थे। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक एवं
सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना नेतृत्व दिया। उन्होंने ब्राह्मणवाद नामक अष्टोपस का सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तरीकों से प्रतिकार किया। भ्रष्ट तथा ब्राह्मणवादी सरकार ने साजिश के तहत उनकी हत्या भले ही करवा दी, लेकिन उनका वैचारिक तथा दार्शनिक विचार पूज्य आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। हमारे देश में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद ही SC/ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज की विनाशकारी है। अगर बहुजन समाज मूल निवासी को अमन और चैन की जिंदगी जीना है तो भारत से पूरे ब्राह्मणवाद को खत्म करना होगा, तभी जाकर अमन और चैन की जिंदगी जी सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।